द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोलज में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में सविता मीणा को अपना सरपंच चुना है। सरपंच सविता मीणा से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत सोलज की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। आगे हम जानेंगे कि समाज सेवक डाया लाल मीणा ग्राम पंचायत सोलज के विकास में सरपंच सविता मीणा का किस प्रकार सहयोग करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार आपके लिए। जी आपका नाम बताइए मैम। सविता मीणा। सविता मीणा, कौन सी ग्राम पंचायत से सरपंच पद पर हैं आप? सोलज। कितनी जनसंख्या है यहाँ की? 5000 के लगभग है। 5000 के लगभग है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम? दयालाल बरगोट, सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, प्रतिनिधि। जो आपकी धर्म पत्नी है? हाँ, मैं उसका सरपंच प्रतिनिधि। क्या नाम है उनका? उनका सविता बरगोट। सविता बरगोट। शिक्षा क्या है मैडम की? 12वीं पास। 12वीं पास है। अब जैसे कि राजस्व गाँव कितने आते हैं इसमें ग्राम पंचायत? राजस्व गाँव 7 थे और 9 वार्ड 9 है। 9 वार्ड। अब जैसे कि अपन ग्राम पंचायत की समस्याओं पर आते हैं, तो पंचायत में क्या क्या प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं? समस्या सर मेन समस्या यहाँ ऐसी है कि पानी का स्तर यहाँ बहुत नीचा है। पानी की इस पूरी पंचायत क्षेत्र में मतलब बहुत पानी की समस्या है। जो वाटर लेवल का तो जो हैंडपम्प होते हैं उसमें पानी नहीं आता। 200 300 400 फीट तक जाता है तो भी पानी आता ही नहीं है। और यहाँ मतलब जो यहाँ से बहुत मेरे खुद यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हम पानी वहाँ से लाके कुआँ है, उधर नीचा स्तर है खेतों में, वहाँ कुआँ लगा रखा, वहाँ से हम पानी बोरवेल से वहाँ से पानी हम लाते हैं। वैसे पूरे 2-3 मोहल्ला है, सबकी ये स्थिति है। और जो पानी का स्तर जैसे उधर ढूंगड़ी पंचपुरा है, उधर पानी का स्तर थोड़ा अच्छा है, तो वहाँ मतलब पानी की समस्या थोड़ी बहुत कम है। तो वहाँ दूसरी समस्या हो सकती है कि जैसे रोड की है। तो अपने ग्राम पंचायत में प्रमुख समस्या तो पानी की बनी। हाँ, है। पानी और वो जो वाटर लेवल से जो पानी काफ़ी नीचा है, मान लो उससे पानी भी आता है तो उसमें फ्लोराइड वगैरह की मात्रा होती है। जैसे दांत पीले वगैरह, घुटने दर्द होते हैं। हाँ, ये होती है समस्या काफ़ी। तो इसके लिए क्या होना आवश्यक है, आप उस पर विचार? यहाँ तो ये लगा दे, ये आरओ प्लांट लगा दें। आरओ प्लांट से हाँ, तो वो उससे क्या है कि लोगों को कुछ मतलब जो सार्वजनिक बीमारी होती है जो स्वास्थ्य की, वो थोड़ी बहुत घुटना दर्द बुजुर्गों को वो चीज़ कम होती है थोड़ी। इससे क्या है, इस बीमारी से थोड़ा आदमी जितनी एज है ना उससे ज़्यादा दिखती है। हाँ, बराबर। अच्छा, इसके अलावा और कोई समस्या है सर? इसके अलावा तो छोटी मोटी पानी की समस्या के लिए जैसे पीएचडी विभाग है, यहाँ क्षेत्रीय विधायक साहब हैं, जिला परिषद है, वहाँ तक आपने अवगत करवाया? क्या उधर यहाँ दो आरओ प्लांट लगा भी मेरे ग्राम पंचायत में। एक 2 16 खास में था, वहाँ भी पानी नहीं आया। 400-500 फीट के समथिंग ले गए, फिर भी पानी नहीं आया। एक आरओ प्लांट में आ गया जो तालाब के करीब था, उसमें पानी आ गया। तो उसमें पानी अब इतना नहीं जो काफ़ी जल्दी टूटता, मतलब पानी जल्दी खत्म हो जाए, टूट जाता होगा? नहीं, जो अभी आया है उसमें जब पानी जहाँ आसपास में तालाब बना हुए हैं, तालाब का एरिया है, जहाँ नहर का एरिया है, वहाँ तो पानी का स्तर थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। जहाँ ये क्षेत्र पहाड़ी एरिया है, इसमें कोई समस्या आती है। और गर्मी के टाइम तो और कम। गर्मी के टाइम में तो हालत ख़राब है साहब यहाँ, मतलब जैसे कोई हद नहीं, इतनी ख़राब है। और दूसरी ये है कि अभी पहले ग्राम पंचायत में ये जल विभाग से एनीकट बनते थे। अब हमारे जो खेत बने हैं वो मतलब एनीकट, पहले एनीकट हमारे ग्राम पंचायत स्तर से देते, जिला परिषद का स्तर से देते थे। अब वो सिस्टम बंद कर दिया, अब वो जल विभाग बनाएगा यूँ। जैसे हाँ, अब हमारे यहाँ जैसे यहाँ से मेरे वन विभाग स्टार्ट हो जाता है। वन विभाग में भी हमारे ये गाय भैंस पशु चरने जाते हैं, तो वहाँ पे भी पानी की, वहाँ पीछे तो पानी है, जब ये एनीकट बांधेंगे तब पानी इकट्ठा होगा। तो वन विभाग वाले कोई काम करना देते नहीं है और यहाँ से स्वीकृत देते नहीं है, एनओसी देती है वन विभाग, तो एनओसी ये चीज़ हमको मिलती नहीं है। और ये फाइल चला रखी है हमने यहाँ, कुल मिला के हमारे को नहीं दो तो भी आपके डिपार्टमेंट से आप एनीकट बनवा दो ताकि यहाँ कुछ पानी भरा रहेगा, तो यहाँ हमारे भी पानी का स्तर ऊँचा हो सकता है। और वहाँ मतलब गाय भैंस जो भी पशु हैं उनको पानी की पीने की थोड़ी आवश्यकता, मतलब फ़ायदा होगा थोड़ा हुआ। क्षेत्रीय विधायक साहब हैं, उनको अवगत करवाया? हाँ, सबका विभाग को भी मैंने फाइल चला रखी है। और यहाँ विधायक साहब भी हैं, उनको भी कह रखा है, हमारे मंत्री साहब भी, उनको भी बोल रखा है।
ठीक है, करवा देंगे यूँ का पंचायत या वन विभाग से एनओसी नहीं दे तो ठीक है, इनके विभाग से करा देंगे, यूँ मेरे को कहा उन्होंने, पर अभी तो कुछ हुआ नहीं है। बिजली की व्यवस्था अपनी ग्राम में? बिजली तो लगभग सबके घर पे पहुंच चुकी है। और किसानों की स्थिति क्या बनी हुई? किसानों की तो सर ठीक है, अभी हालात इतने भी ठीक है अभी। और किसानों को भी यही समस्या है, जहाँ अगर हमारा नाला जा रहा है उस नाले को अगर बांध दे, वहाँ एनीकट बना दे, तो एनीकट बनने से मतलब वहाँ सिंचाई की थोड़ा ये वाटर पम्प से मतलब सिंचाई कर सकते हैं लोग। यहाँ भी नहर किनाल बनी है, किनाल में क्या है कि यह गाँव बड़े बड़े गाँव हैं और ज़मीन लगभग कई एकड़ में ज़मीन है, तो धोरा बना है, छोटा धोरा बना रखा है, उस धोरे में पानी इतना आपूर्ति नहीं कर सकता है क्योंकि इतनी ज़मीन है और पानी कम आता है। तो वहाँ अगर कहीं एनीकट ऐसे कहीं बन जाए तो वहाँ पानी हम वाटर पंप से उनको सिंचाई कर सकते हैं। ये उनके सामने कई समस्या आ रही है सर। अच्छा, और चिकित्सा संबंधी क्या व्यवस्था अपनी ग्राम में? चिकित्सा सर हमारे ईंटों में CSC है बनी हुई है और उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे भी GNM NM जो भी कार्यरत है, कोई भी समस्या होती है हर गांव में मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ और वो भी हमारा फुल सहयोग करते हैं। चिकित्सा से संबंधित हमारे समस्या नहीं है। स्टाफ वगैरह स्टाफ सब क्लियर है, उसे ठेके में गई हो इसलिए स्टाफ क्लियर है। अच्छा, और शिक्षा की क्या स्थिति बनी? शिक्षा की सर, शिक्षा की भी बहुत अच्छी है, शिक्षा की भी बढ़िया है, लेकिन शिक्षा में सर कई है कि कमरे की यहाँ समस्या है। हमने विधायक महोदय से भी कहा, विभाग में भी रामसा विभाग से भी हमने फाइल चला रखी, लेकिन हमारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो सारंगी स्कूल है सर, उसमें 200-300 बच्चों का रोल है वहाँ, और वहाँ कमरे हैं 2-3 ही कमरे। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफ़ी समस्याएं बताई, जिसमें अब जैसे आपका कोई विचार हो, जैसे पंचायत समिति सावला है, तहसील स्तर पर कोई जैसे कॉलेज वगैरह, जैसे 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद यहाँ के विद्यार्थी छात्र आए हैं तो उनको या तो डूंगरपुर जाना पड़ता है, सलूमबर या इधर बांसवाड़ा साइड, उसमें कोई? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ के जब मैं खुद 12वीं के पास में मैं BA करने के लिए, कॉलेज करने के लिए सलूमबर गया, मैं सलूमबर से मैंने BA करी, तो उसमें मेरे को यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता है। अगर यहाँ अगर साबला में कहीं अगर कॉलेज होती, आसपुर में कहीं होती, तो हमको इतने इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे तहसील स्तर, विधानसभा, हाँ विधानसभा स्तर पे कोई भी कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज, जो इसमें हमारे को कई यूँ पढ़ने के जाने के लिए कई यूँ परेशानी झेलनी पड़ती है। विधायक साहब ने भी गए साल चुनाव में उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं साबला में कॉलेज खोलूँगा, लेकिन अभी तक उनका कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे आप सभी सरपंचों की जो सरपंच संघ अध्यक्ष वगैरह जो आपकी कमेटी है, जैसे पंचायत समिति स्तर पर आपकी मीटिंग होती है, वहाँ पर आपने मीटिंग सर तो अभी चालू नहीं हुई है, अब चालू अब होंगी तो हम ये मांग साहब से जरूर निवेदन करेंगे। क्योंकि अगर सारी पंचायतों के सरपंच मिलकर एकजुट हो, सरकार को ज्ञापन दें तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो हो सकता है। इसके अलावा वर्तमान जो प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, उनके कांग्रेस सरकार सर, आपके विचार? बिल्कुल सर, उनके हमारे मतलब पहले क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने नियम लगाया था कि हम तो शिक्षित हैं, लेकिन सरकार ने नियम लगाया कि अनपढ़ सरपंच बने। फिर उन्होंने अभी नियम लगाया कि डिजिटल हस्ताक्षर होंगे तो ही भुगतान होगा। अब अनपढ़ सरपंच कैसे भुगतान कर पाएगा? डिजिटल सिग्नेचर वो क्या जानेगा? उससे हमारे साथ कई सरकार ने धोखा किया। दूसरी बात, जो पंचायत से टेंडर होते हैं, जो बाई चांस उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे मेरी ग्राम पंचायत है 16 पंचायत समिति साबला, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और कोई जयपुर का अगर ठेकेदार ऑनलाइन अगर टेंडर डालता है तो उसके पास में कहाँ काम तो मैं यहाँ कराऊँगा या वो यहाँ थोड़ी करने आएगा, तो उससे हमारे को बहुत परेशानी होती है। अब जैसे कोई मटेरियल लेने के लिए, मटेरियल का टेंडर होता है, तो मटेरियल लेने के लिए हमको जयपुर जाना पड़ेगा क्या? तो इससे अच्छा है कि ये सरकार ने भी ये इस चीज़ को बहुत गलत नियम लगाया है। पहले मतलब वसुंधरा सिंधिया साहब थी, उन्होंने पंचायत स्तर पे टेंडर होता तो हमारी मर्जी होती, जैसे स्थानीय गांव का ठेकेदार होता वो काम करवाता, उसका हम टेंडर करवाते हैं। और एक जैसे एक प्रमुख समस्या ये भी आती है, जैसे ऑनलाइन पंचायत है, इसका सारा कार्य ऑनलाइन, जैसे प्रस्ताव में लेने से लेकर AS वगैरह TS सब ऑनलाइन निकाली जाए। इसमें क्या काम की कार्य भी इतनी ज़्यादा है, तो कहीं कोई काम करवाने के लिए करीब महीने भर का टाइम लगता है सर। उससे ऑनलाइन में कई समस्या सर आती है, क्योंकि अब ये TS बनाते, ये जय नहीं, इनका मामला हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन हमारे समस्या ये है कि हमारे एक तो चेक पावर छीन लिया हमारे से, जो डिजिटल हस्ताक्षर सिग्नेचर, जैसे कोई अनपढ़ सरपंच होगा, कोई अनपढ़ महिला होगी, उसको क्या OTP देना, क्या सिस्टम है? फिर सेक्रेटरी मनमर्जी से पंचायत चलाएंगी, मतलब सरपंच का कोई महत्व ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो पंचायत के जो सरपंच का मानदेय होता है
वो 4,000 3,000 है, 4,000 है। तो आज की तारीख में हम 6-10 हज़ार का पेट्रोल जलाते, पूरा दिन फील्ड में कम काम करते हैं। 4,000 में क्या होता है हमारा मानदेय से? और सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर हो गए, काम ठेकेदार कर रहे हैं, बाहर के भी ठेकेदार आगे कर रहे हैं, टेंडर प्रक्रिया करती जो ऑनलाइन होती है। तो उससे हमारे पास तो कुछ नाम के सरपंच रह गए। तो सरकार ने हमारे साथ एक ही धोखा किया कि एक तो डिजिटल सिग्नेचर वाला और ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया वाला। जब ग्राम पंचायत स्तर से टेंडर होते तो उसमें हमारे को, हम जो ठेकेदार ऐसा नहीं रहता काम करता, उसको हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप में, जो काम का करने का तरीका क्या है उसका हम समझते हैं, उस आदमी का हम टेंडर करवाते हैं। और अब ऑनलाइन प्रक्रिया है वो हमारे मतलब कहीं बाहर का भी बैठे बैठे कहीं पे भी ऑनलाइन टेंडर डाल दें, और टेंडर उसका कहीं डाल दिया तो हो भी गया, तो हम काम कराने के लिए सरपंचों को उनके पीछे भागना पड़ेगा, मटेल दो। इस जैसे केंद्र सरकार की जो कार्यकाल है उसके बारे में आपके विचार? केंद्र सरकार से मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि कुल मिला के जो ऑनलाइन किया, उन्होंने जो लोगों के हित में काम किया, जो लोगों के मतलब फ़ायदे के लिए काम किया, वो तो अच्छा है। कि पहले मतलब ऑफलाइन में प्रार्थी कुछ जानता ही भी नहीं था, उनके नाम से भुगतान हो जाता था। अब ऑनलाइन हुआ तो उनके हाथ से फिंगर लगेगा तो ही उनका भुगतान होगा, उनके खाते में जाएगा। उससे अच्छा है कि जनता मतलब संतुष्ट है उससे, कि उनसे थोड़ा बहुत ही फ़ायदा हुआ कि जो पॉकेट की फर्जीवाड़ा वो नहीं हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने लाभार्थी होंगे अपनी ग्राम पंचायत में? मेरे ग्राम पंचायत में सर गए साल के टारगेट के हिसाब से 800 थे, और अभी मेरी ग्राम पंचायत जो पाटनपुरा 16 से डिवाइड हुई है पाटनपुरा, तो अभी सैंक्शन स्वीकृत हुए जो 300 आवास स्वीकृत हुए मेरे, उसमें 300 हुए, उसमें लगभग 40-50 ऐसे आवास है जो शेष रह रहे हैं। वो उसमें कोई रीजन है यूँ करके उसको निकाल रखा है, जैसे कोई पूर्व लाभार्थी भी है, कोई नाबालिग भी है, कोई मर गया है, ऐसे पलायन है, ऐसी चीज़ को हमने रोक रखा है, उसको हम नहीं करेंगे। जैसे कि सर आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए कोई विचार हो आपकी पंचायत स्तर पर रोजगार के लिए? बिल्कुल सर, युवाओं के लिए सर मैं रोज़गार के लिए तो पंचायत स्तर से कुछ नहीं कर सकते हम, कि ऐसा पंचायत से ऐसा कोई फंड है जो युवा को रोज़गार दे, ऐसा तो कुछ नहीं। फिर भी हम ग्राम पंचायत में जो भी युवा हैं, जो पहले अनपढ़ मेड थे, उनको हटा के हम पढ़े लिखे युवा को मेड देते, जैसे BA डिग्रीधारी है उनको हम मेडगिरी का काम कराते हैं, जो उनको वो भी एक मस्टोर चलाए, उनका भी रोज़गार चलाए, लेबर का भी फ़ायदा हो, वो खुद मतलब इस चीज़ को समझे कि काम किस तरह से करवाना है गाँव में। पहले तो मतलब काम क्या है क्या नहीं है वो पहले वालों को नहीं पता। अब वाले पढ़े लिखे हैं, वो ट्रेनिंग में जाते हैं, तो जेटी उनको माप देते हैं, माप के हिसाब से वो काम देते हैं उनको। और दूसरी बात जो मेरे को ज़्यादा शिक्षा से प्रति बहुत प्यार है मेरे को, क्योंकि यहाँ के बच्चे मतलब एक तो स्कूल की वजह से कमरे नहीं बैठने की व्यवस्था, इसलिए बच्चे भी, टीचर का भी मन नहीं लगता होगा पढ़ाने का, क्योंकि वहाँ कमरे ही नहीं है। वहाँ जहाँ शिक्षा टीचर स्टाफ तो 8-10 का स्टाफ है मेरे सारंगी में, लेकिन वह बच्चे ज़्यादा हैं और कमरे नहीं है। कमरों का जैसे और 16 स्कूल में ऐसी स्थिति है कि वहाँ भूमि जंजर हो गई है, बिल्डिंग पूरी जंजर हो गई है, गिरने वैसी स्थिति है, और वहाँ 8-10 कमरों की आवश्यकता है। हाँ, तो जैसे आपने ज्ञापन उनको मैंने इनके जो पुराने जंजर भवन है उनको गिराने के लिए हमने मांग कर रखी है इनके विभाग के, अगर उनको आदेश दे दे गिराने का तो ठीक है, नहीं भी तो वो तो अभी बारिश के मौसम में वैसे गिरेगा, लेकिन गिरने से पहले हम गिरा दें तो ठीक रहेगा, वरना कोई बच्चा नीचे आके मर जाए, कोई आस्था नहीं घटे यूँ करके। तो फाइलें चला रखी है, और मैं विधायक साहब को भी मैंने बोल रखा है हमारे कि सर हमारे कमरे की आवश्यकता है, और ये कमरा जंजर हो चुका है, वैसे गिरने वाला, इसको कहीं स्वीकृत तो दो है। दूसरी जो बच्चों के खेल मैदान नहीं है यहाँ, तो खेल मैदान के लिए मैंने अभी सैंक्शन के लिए भेजे हैं जिला परिषद। तो खेल मैदान मेरे यहाँ 16 जो हमारे 7 रेवेन्यू विलेज है, 7 रेवेन्यू विलेज में कहीं पे भी खेल मैदान है ही नहीं। तो मैं ये चाह रहा हूँ एक ही हमारे सेंटर पॉइंट 16 जूनी में, वहाँ तालाब के पीछे वहाँ ज़मीन पड़ी है बिलाना में, इस पंचायत में कहीं बिलाना में ज़मीन है ही नहीं, तो वहाँ बिलाना में ज़मीन है, वहाँ हमने खेल मैदान अलॉटमेंट करा के अभी वहाँ में समतलीकरण करवा के उसको खेल मैदान बना रहे हैं, और जितना हो सके इतना अच्छा वहाँ बनाएंगे ताकि पूरे क्षेत्र के वहाँ बच्चे खेल सकें, शील्ड विल्ड कर सकें। ये तो हर पंचायत में दे रखे हैं, लेकिन मेरे ग्राम पंचायत मेरे मतलब 7 रेवेन्यू विलेज है बड़े बड़े, तो कम से कम वहाँ जाके खेल सके बच्चे, कि बाहर शील्ड करने के लिए नहीं जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी आपसे ये धन्यवाद। आशा करते हैं कि ग्राम पंचायत 16 का आप निरंतर विकास करवाते रहो, ग्राम पंचायत को एक आदर्श बनते हैं। धन्यवाद जौहर साहब आपको।